गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने पहला टॉपिक माहेश्वरी सूत्र का जो था वो पूर्ण कर लिया है और अब संस्कृत ग्रामर का जो दूसरा टॉपिक है उच्चारण स्थान, आज हम लोग उसके ऊपर बातचीत करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम अपन बात करते हैं कि उच्चारण स्थान का महत्व क्या है। देखिए, संस्कृत में ही नहीं, हिंदी में ही नहीं, इंग्लिश में, सभी भाषाओं के अंदर अपने अंदर कोई भी जो अक्षर है वो किसी न किसी स्थान से अवश्य उच्चरित होता है। अर्थात जब हम किसी भी वर्ण को उच्चरित करते हैं, जब उसका उच्चारण करते हैं, तो किसी न किसी स्थान से उसका उच्चारण अवश्य किया जाता है। इस प्रकार से अगर हम देखें उच्चारण स्थान की डेफिनेशन क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो उसमें बताया गया है कि मुख के जिस भी स्थान से जो वर्ण जहां से उच्चरित हो रहा है, या फिर हमारी जो जिह्वा है वो जब हम वर्ण को बोलते हैं उस समय हमारी जिह्वा जिस स्थान को स्पर्श करके जिस वर्ण को उच्चरित करती है वह ही उसका उच्चारण स्थान माना गया है। संस्कृत व्याकरण में मुख्य रूप से 7 प्रकार का उच्चारण स्थान माना गया है, किंतु पाणिनीय शिक्षा के अनुसार 8वां एक उच्चारण स्थान जो माना गया वो उरस माना गया है। अर्थात मुख्य रूप से 7 और पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थानों की संख्या 8 बताई गई है। अर्थात अब हम देखते हैं कि वो जो 7 उच्चारण स्थान हैं वो कौन कौन से हैं। उनके लिए हम कुछ सूत्रों के माध्यम से उनको हम समझेंगे, तथा इन्हीं सूत्रों में हम कुछ सूत्र ऐसे भी देखेंगे कि जिनका जो उच्चारण स्थान है, कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण 2-2 उच्चारण स्थानों के माध्यम से किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम उन सूत्रों को पूर्णतः यहाँ पे लिखते हुए समझ सकते हैं। उससे पहले मैं कुछ उच्चारण स्थान का जो महत्व मैं आपको बताने जा रहा था उसमें एक छोटी सी मैं बात करने जा रहा हूं। जैसे आज अंग्रेजी भाषा में अपन ए वर्ण को लेके चलते हैं। ये जो ए वर्ण है इसको हम उच्चरित ए ही किया जाता है, लेकिन इस भाषा का आंग्ल भाषा में, अंग्रेजी भाषा में इसको ए नाम से सब लोग बोलते हैं, लेकिन इसका जो मुख्य उच्चारण है वो ए है। इसी प्रकार से हम लोग एक वर्ण है ए एन डी, अर्थात इसका उच्चारण करते हैं अपन एंड, लेकिन वास्तविकता में इसका जो उच्चारण माना गया है वो एन माना गया है। अर्थात अगर हम लोग जब एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर, हम लोग किसी के भी मुख से ये उच्चरित नहीं होता है कि जम्मू एंड कश्मीर नहीं होता है। हम लोग मुख्य रूप से मुख से जब इसको उच्चरित करते हैं तो उस समय जम्मू एंड कश्मीर ही बोला जाता है। तो इस प्रकार के बहुत से अपवाद हमारे इन उच्चारण स्थान के सूत्रों के माध्यम से हम लोग इनको सुधार सकते हैं। अब मैं यहाँ पर प्रथम सूत्र से आप लोगों को उच्चारण स्थान के सूत्रों के माध्यम से वर्णों का ज्ञान करवा रहा हूं। जैसे पहला जो सूत्र इसके अंतर्गत बताया गया है वो बताया गया है अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है। अब अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है, ये जो सूत्र है इसका मैं यहां पे अर्थ लिखते हुए बता रहा हूं। देखिए, यहां पर ए अपने आप में सिंगल वर्ण है, अकेला अक्षर है। कु के अंदर उ का उच्चारण है, अर्थात मीन्स ये कहना चाह रहा है कि ए तो वर्ण जिस अक्षर के नीचे उ का उच्चारण हो उसे हमें वर्ग मान लेना है, और उसके आगे आ रहा है और फिर आगे आ रहा है विसर्ज। अर्थात हम लिखते हैं इसको कि ए वर्ण, उसके बाद में लिखेंगे कै वर्ग। हमारे को पता है कि कै वर्ग में 5 अक्षर पाए जाते हैं। अर्थात मैं यहां लिख रहा हूं कै, ख, ग, घ और न। अर्थात ए वर्ण और कै वर्ग के मुख्य रूप से 5 अक्षर क, ख, ग, घ, न तथा विसर्ज। संस्कृत भाषा में इस विसर्ज को विसर्ग कहा जाता है।
इस विसर्ग को विसर्ग कहा जाता है। तथा यह कहना चाह रहा है अब कि ए वर्ण कै वर्ग कै ख ग न एवं विसर्ग का जो उच्चारण स्थान है, विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। अर्थात अब इसको कैसे माने हम कि कंठ ही होता है? अपन जब बोलते हैं ए कै ख ग घ न, तो सीधे जब इन वर्णों को बोलते हैं उस समय हमारी जिह्वा किसी भी अंग को, किसी भी स्थान को स्पर्श नहीं करती है, ये स्वतंत्र रूप से हमारे कंठ के माध्यम से उच्चरित होती है। अतः यहां पे यह स्पष्ट हुआ कि ए वर्ण कै वर्ग कै ख ग घ न और विसर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ होता है। इसी प्रकार से नंबर 2 पे जो सूत्र आता है उसके बारे में बता रहा हूं। ईचु यसानाम तालु। अब इसका भी मैं अर्थ लिखते हुए बता रहा हूं कि ई तो हो गया इसके अंदर वर्ण। पहले मैं बता चुका हूं कि जिस वर्ण के नीचे उ का उच्चारण आएगा उसको अपन को वर्ग मान लेना है। तो आगे अपन देखते हैं च वर्ग। च वर्ग के वही 5 अक्षर च, छ, ज, झ और न। आगे य और स वर्ण, अर्थात य एवं स वर्ण का उच्चारण स्थान तालु होता है। अब संस्कृत व्याकरण में हम लोग देखते हैं कि 3 प्रकार के सकार पाए जाते हैं। जैसे कि मैं यहां पे सह सलगम की बात करता हूं तो इसे हम लोग तालव्य सकार के रूप में मानते हैं। आगे अपन मूर्धन्य सकार जो सकार हैं उनके बारे में बातचीत करेंगे। तो यह कह रहा है कि ई वर्ण च वर्ग च, छ, ज, झ, न, ये और स वर्ण का जो उच्चारण स्थान है वो तालु होता है। अब हम लोग इन वर्णों को उच्चरित करते हैं तब हमारी जो जिह्वा है वो इस तालव्य स्थान को स्पर्श करते हुए इन वर्णों का उच्चारण करती है। जब अपन बोलते हैं च, छ, ज, झ और न, तो ऊपर के जो हमारा मुख है उसके अंदर ऊपर के जो दांत है, दंत है, उनके जस्ट पीछे का जो भाग है उस पीछे के भाग को यह जिह्वा हमारी स्पर्श करती है। और जब तक उस वर्ण का उच्चारण संभव नहीं है, जब तक जिह्वा इस तालव्य स्थान को छू करके इस वर्ण का उच्चारण नहीं कर देती है। अतः यहां पे सिद्ध होता है कि ई वर्ण च वर्ग च, छ, ज, झ, न, ये और स वर्ण का जो उच्चारण स्थान वो तालु बताया गया है और इन वर्णों को तालव्य वर्ण भी कहा जा सकता है। आगे अपन नंबर 3 पे सूत्र की बात करते हैं। ऋतु रसाणाम, ऋतु रसाणाम मूर्धा। देखो ऋतु रसाणाम मूर्धा में इसका अर्थ यहां पे लिखते हैं अपन, तो इसमें लिखा जाएगा कि ऋतो वर्ण हो गया। आगे टू के अंदर उ का उच्चारण आया, इस कारण से इसे ट वर्ग मान लिया गया और ट वर्ग में वही 5 अक्षर पाए जाएंगे ट, ठ, ड, ढ और ण। और फिर बचता है र और स, अर्थात आगे लिखेंगे एवं र स वर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। अर्थात यहां पे बात करते हैं हमें ऋतु रसाणाम मूर्धा नंबर 3 पे जो सूत्र है उसकी, तो इसमें बता रखा है कि ऋतो वर्ण और ट वर्ग और ट वर्ग के 5 अक्षर ट, ठ, ड, ढ, न एवं र और स वर्ण का जो उच्चारण स्थान है वो यहां पे मूर्धा बताया गया है।
ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्यता इसके अंदर दर्शाई गई है। वास्तविकता है यहाँ पे कि जब अपन बोलेंगे टे ठे डे ढे ने, उस समय हमारी जो जिह्वा जो जीभ है वो आधे भाग को ऊपर की ओर लेकर के, यू टर्न जिसे कहा जाता है, उस प्रकार से जिह्वा ऊपर की ओर घूम करके, और ऊपर के जो दांत है उनके जस्ट जो हमारा तालव्य भाग था उसके जस्ट पीछे की ओर जो ऊपरी भाग है उसको वहां से वह स्पर्श करती है। अर्थात जब इन वर्णों का हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा अर्धनग्न होकर के, आदि घूम करके और ऊपरी भाग को स्पर्श करती है, उस स्थान को मूर्धन्य भाग कहा जाता है। तो अर्थात इन वर्णों को मूर्धन्य वर्ण भी कहा गया है। तथा हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि यहां पे तो इसको संस्कृत ग्रामर में, संस्कृत व्याकरण में ससलगम को तालव्य सकार कहा जाता है। उसी प्रकार नीचे अभी जो षटकोण आया है इसको यहां पे हम मूर्धन्य सकार के नाम से जाने सकेंगे। नंबर 4 पे यहां पे जो सूत्र आता है वो आता है लृतु लसानाम दंतः। नंबर 4 पे जो सूत्र है लृतु लसानाम दंतः, इसको एक्सप्लेन करते हैं अपन यहां पे, इसको अर्थ सहित। तो ध्यान देंगे अपन। देखिए सबसे पहले तो है लृ वर्ण। इसके बाद में तू आ रहा है तो तू के अंदर तय वर्ग हो गया, बुक का उच्चारण आ रहा है यहां। तय वर्ग में वही 5 अक्षर होते हैं, तय, थ, द, ध और न। और आगे फिर आ रहा है ल और स। तो आगे लिखेंगे एवं ल स वर्ण का उच्चारण स्थान दंत होता है। दंत का अर्थ दांत होता है। अर्थात अब बात कर रहे हैं लृ तो वर्ण, तय वर्ग। तय वर्ग में 5 अक्षर हो गए, तय, थ, द, ध, न। और आगे बात करता हूं ल और स वर्ण की। तो इन सभी वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वो क्या माना गया है? दंत माना गया है। अर्थात अब 3 नंबर पे एक दंत्य सकार। देखिए स सर्प को संस्कृत में दंत्य सकार कहा गया है। तो यहां पे यह सिद्ध हुआ कि लृ वर्ण तय वर्ग तय थ द ध न और ल एवं स वर्ण का जो उच्चारण स्थान है वह दंत होता है। आगे मैं सूत्र नंबर 5 यहां पे अंकित करने जा रहा हूं, उसके माध्यम से भी मैं यहां पे आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से और भी जो उच्चारण स्थान हो किसका कहां से मुख्य भाग से यहां से उत्पन्न हो रहे हैं। 5 नंबर पे जो सूत्र आता है वो आता है उपू पद्य मानिया नाम। उपू पद्य मानिया नाम मोष्टौ। देखो इसको मोष्टौ भी लिख सकते हैं और ओष्टौ भी लिख सकते हैं, दोनों ही इसमें सही है। यह कह रहा है कि उपू पद्य मानिया नाम ओष्टौ। जब इसका अर्थ लिखते हैं तो देखते हैं कि ऊ वर्ण, ऊ के अंदर ऊ का उच्चारण है तो अपन लिखेंगे पै वर्ग। अब पै वर्ग में अपन 5 अक्षर लिखते हैं, पै, फै, बै, भै और मैं। अर्थात ऊ वर्ण पै वर्ग पै, फै, बै, भै, मैं। और आगे एक अक्षर आ रहा है पद्यमानीय। आगे देखेंगे पद्यमानीय वर्णों का। अब बात करते हैं कि पद्यमानीय वर्ण है क्या, उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपके सामने। जैसे कि संस्कृत में इसको विसर्ग कहा जाता है। विसर्ग को मध्य से काट दिया जाता है और जब इसको उल्टा लटका देने पर एक अर्ध विसर्ग नामक जो वर्ण है वो उत्पन्न होता है। 2 अर्ध विसर्ग के मध्य में
जब या तो प और या फिर फ वर्ण हो तो वो अपने आप में पद्यमानीय वर्ण कहलाते हैं। दोबारा समझा रहा हूं, दो अर्ध विसर्ग के मध्य में प और फ वर्ण हो वह अपने आप में पद्यमानीय वर्ण कहलाएंगे। अतः यहां पे ये कहने जा रहा है कि उवर्ण प वर्ग प फ ब भ म और पद्यमानीय वर्णों का, यहां पे मैं लिख भी रहा हूं, प और फ वर्ण का उच्चारण स्थान अर्थात पद्यमानीय वर्णों का उच्चारण स्थान ओष्ठ अर्थात होठ होता है। क्योंकि जब अपन इन वर्णों को बोलते हैं प फ ब भ म, उस समय हमारे दोनों जो ओष्ठ हैं, जो होठ, वो आपस में स्पर्श होते हैं। ये हम ट्राई भी करके देख सकते हैं, जब तक दोनों होठ आपस में स्पर्श नहीं होंगे तब तक ये वर्ण कभी भी उच्चारित नहीं हो पाएंगे। अर्थात यहां सिद्ध होता है कि उवर्ण प वर्ग प फ ब भ म और पद्यमानीय जो वर्ण है इनका उच्चारण स्थान होठों के माध्यम से किया जाता है। आगे 6 नंबर जो सूत्र है वो मैं बताने जा रहा हूं। आगे है कि यह मैं गैण ना ना मैं, उच्चारण साथ में मेरे साथ में उच्चारण करते रहेंगे आप। यह मैं गैण ना नाम नासिका च, यम गणना नाम नासिका च, अर्थात आपने अनुनासिक वर्णों के बारे में अवश्य पढ़ा होगा। अनुनासिक वर्ण कौन से होते हैं? सबसे पहले बात करते हैं अनुनासिक वर्ण कौन से होते हैं। प्रत्येक वर्ग का जो पंचम अक्षर है, क च ट त प, 5 वर्ग हैं जिन्हें अपन स्पर्श वर्णों के नाम से जानते हैं। स्पर्श वर्णों की संख्या 25 बताई गई है। तो उसका प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम अक्षर है वो अपने आप में अनुनासिक वर्ण कहलाता है। अर्थात जैसे यह मैं गैण और न, 5 मुख्य रूप से 5 अनुनासिक वर्ण होते हैं, 5 ही वर्ग होते हैं और प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम जो अक्षर है वो अपने आप में अनुनासिक वर्ण कहलाएगा। अर्थात अपन बात करते हैं कि यह मैं गैण एवं न वर्ण का उच्चारण नाक से होता है। अर्थात जब अपन बोलते हैं यह मैं गैण न, तो इनको बोलते समय हमारे जो नासिका है, नाक है, उसमें एक जो ध्वनि है वह गुंजित होती है, गुंजायमान होती है। अर्थात इसका मतलब यह है कि जब इन वर्णों को हम बोलेंगे उस समय नासिका से या तो ये शब्द, ये वर्ण बोलते समय जो हवा है वह कहीं ना कहीं से पास होती है। इस कारण से इन वर्णों को बोलते समय नासिका से इनका उच्चारण अवश्य रूप से होता है। आगे चलते हैं अपन 7 नंबर पे कि ए दयितो कंठ तालु। मैंने थोड़ी देर पहले जब टॉपिक स्टार्ट किया था उस समय एक बात बताई थी कि कुछ वर्ण ऐसे पाए जाएंगे जिनका उच्चारण 2-2 उच्चारण स्थानों के माध्यम से किया जाता है। जैसे अब मैं इसका अर्थ लिखूंगा कि ए दयितो कंठ तालु, यहां पे ए दई के अंदर आ रहा है आई, कि ए और आई वर्ण का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ और तालु बताया गया है। अर्थात कंठ तालु होता है। ए दई तो कंठ तालु। 8 नंबर पे लेते हैं ओ दौतो कंठोष्ठम
ओदौतो कंठोष्ठम, यहां पर बात कर रहे हैं ओदौतो कंठोष्ठम, अर्थात जब अर्थ लिखते हैं तो इसमें देखो आ रहा है ओ, इसके बाद में दौ, दौ में आ रहा है औ, कि ओ एवं औ वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वो कंठोष्ठम, संधि विच्छेद करेंगे, कंठ धने ओष्ठम, अर्थात ओ औ वर्णों का उच्चारण स्थान जो है वो कंठ एवं होठ होता है। ये भी दो स्थानों से बोले जाने वाले वर्ण हैं। नंबर 9 पे देखते हैं, वकारस्य दंतोष्ठम। वकारस्य दंतोष्ठम का मतलब है केवल यहां पे वह वर्ण की बात की जा रही है, अर्थात ये कह रहा है अर्थ में कि वह वर्ण का उच्चारण स्थान, वही दंतोष्ठम संधि विच्छेद करेंगे, दंत धन ओष्ठम, उच्चारण स्थान दांत और होठ होते हैं। ये अपने 9 नंबर तक के सूत्र हो गए वकारस्य दंतोष्ठम तक। आगे मैं ऊपर और बता रहा हूं, वकारस्य दंतोष्ठम के बाद में 10 नंबर पे आता है जिह्वा मूल्यस्य। जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम। जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम, अर्थात जिह्वा का मतलब होता है जीभ और मूल्यस्य का मतलब होता है मूल भाग, और फिर आगे कह रहा है जिह्वा मूलम अर्थात जीभ का मुख्य भाग। अब यह कह रहा है कि जिह्वा मूलीय वर्ण जो होते हैं उनका जो उच्चारण स्थान है वो जीभ के मुख्य भाग से होता है। अभी तक तो मेरे को जहां तक पता है, शायद ही किसी को पता होगा कि जिह्वा मूलीय वर्ण होते क्या है। तो जिस प्रकार से पद्यमानीय वर्ण थे उसी प्रकार से जिह्वा मूलीय वर्ण भी मैं आपको बता रहा हूं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, वो ही 2 अर्ध विसर्ग के मध्य में या तो कै वर्ण हो या फिर 2 अर्ध विसर्ग के बीच में ख वर्ण हो, अर्थात 2 अर्ध विसर्गों के बीच में कै या फिर ख वर्ण यहां पर उपस्थित होता है, वो अपने आप में जिह्वा मूलीय वर्ण कहलाते हैं। तो कहने का अर्थ यही है कि इस प्रकार के जो वर्ण होते हैं वो अपने आप में जिह्वा मूलीय वर्ण कहलाते हैं, और इनका जो उच्चारण है वो जीभ के मुख्य भाग से किया जाता है। अर्थात मैं इसका अर्थ यहां पे लिख देता हूं कि जिह्वा मूलीय, मैं यहां पे लिख भी रहा हूं क ख। जिह्वा मूलीय क ख वर्णों का उच्चारण स्थान जीभ के मूल भाग से होता है। नंबर 11 पे अपन लिखते हैं नासिका अनुस्वारस्य। नासिका अनुस्वारस्य मतलब है कि नासिका का मतलब होता है नाक और अनुस्वार, कि अनुस्वार वर्णों का जो उच्चारण है वो नासिका नाक से होता है। देखो कैसे, जैसे ए के ऊपर कोई अनुस्वार लगा दिया अपन ने,
तो ये बोला जाएगा अंग है। जब इसको बोलते हैं तो ये नाक से ध्वनि उत्पन्न करता है, अर्थात अनुस्वार वर्णों का जो उच्चारण है वो नासिका से बताया गया है। अर्थात अपन यहां पे लिख सकते हैं कि अनुस्वार वर्णों का उच्चारण स्थान नाक से होता है। इस प्रकार से हम लोगों ने यहां पे 11 सूत्रों के माध्यम से जो उच्चारण स्थान का जो टॉपिक था उसको समझा है। अर्थात इसमें मुख्य रूप से जो 11 सूत्र थे वो मैंने यहां पे आप लोगों को बताए। उन सूत्रों के अंदर हम लोगों ने जो वर्ग थे उन वर्गों को समझा कि किस वर्ग का उच्चारण, किस अक्षर का उच्चारण किस स्थान से किया जाता है, तथा मुख्य रूप से किस वर्ण का जो उच्चारण स्थान है वो दो दो स्थानों से होता है, वो भी इसमें समझा। जिह्वा मूलीय पद्यमानीय वर्णों के बारे में ज्ञान प्राप्त किया और अनुनासिक और अनुस्वार वर्णों का जो उच्चारण है उसके बारे में हम लोगों ने समझा। इसको आप ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, ध्यान पूर्वक आप इसको देखेंगे, जिस प्रकार मैं उच्चारण कर रहा हूं उसी प्रकार से आप इनका उच्चारण करेंगे और आप इनका अभ्यास करते रहें। और अब मिलेंगे अगली क्लास में, जो टॉपिक होगा अपना संधि। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि पूर्व में अपन ने उच्चारण स्थान का जो टॉपिक था अपना वो अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अब जो थर्ड टॉपिक अपना जो आ रहा है वो आ रहा है संधि प्रकरणम। अब यहां पे अपन बात करेंगे संधि के बारे में। सबसे पहले इसके अंदर अलग अलग प्रकार से हम लोग समझेंगे। संधि हिंदी में भी होती है, संस्कृत में भी होती है। यहां पे जो मैं बात करने जा रहा हूं संस्कृत में संधि प्रकरण की बात करने जा रहा हूं, अपन यहां पे पढ़ने जा रहे हैं। तो उससे पहले मैं यहां पे कुछ बातें यहां पे क्लियर करना चाहता हूं। सबसे पहले अपन यहां पे पढ़ेंगे कि संधि शब्द किस प्रकार से निष्पादित हुआ, उत्पन्न हुआ, किस प्रकार से बना। उसके बाद में अपन यहां पे बात करेंगे कि संधि शब्द में भी कोई संधि है, तो यहां पे हम उसकी संधि शब्द की संधि विच्छेद और किस सूत्र के माध्यम से इसमें कौन सी संधि है उसके बारे में भी बात करेंगे। इसके बाद हम इसकी जो मुख्य रूप से जो परिभाषाएं हैं पाणिनीय शिक्षा के अनुसार क्या है, जनरल डेफिनेशन जो हम पढ़ते हैं वो क्या है, तो परिभाषाएं वगैरह, संधि विच्छेद किसे कहा जाता है, संधि कितने प्रकार की होती हैं, संधियों के मुख्य रूप से जो भेद हैं उनके बारे में बातचीत करेंगे, संधियों का दूसरा नाम जो है उसके बारे में बातचीत करेंगे। इन सभी के बारे में हम यहां पे बातचीत करने जा रहे हैं। तो मैं यहां पर शुरू कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। बोर्ड के जो कक्षा 10 का है उसके अकॉर्डिंग ही नहीं, कक्षा 6 से लेकर के और कक्षा 10 तक के लिए ही नहीं, कक्षा 12 तक और यहां तक कि जो कंपटीशन लेवल का जो हमारा रीट का बैच होता है उसके अंदर भी संधि का बहुत महत्व रहता है। तो मैं इसको छोटे से लेकर के बड़े लेवल तक इसको पढ़ाने जा रहा हूं, तो आप लोग इसमें ध्यान दें। सबसे पहले मैं बता रहा हूं कि संधि शब्द कैसे निष्पादित हुआ। इसमें अपन पढ़ते हैं कि सम तो अपने आप में एक उपसर्ग, फिर अपन बात करते हैं धातु और फिर बात करते हैं की प्रत्यय। तो देखो विद्यार्थी, इसमें मैंने यहां पे लिखा सम, उपसर्ग, धा, धातु और की प्रत्यय। इन तीनों से मिलकर के संधि शब्द निष्पादित हुआ है, संधि शब्द बना है। आप लोगों ने पढ़ा भी है, उपसर्ग और प्रत्यय की डेफिनेशन भी आप लोग जानते हैं। बीच में धातु दे रखी है। यह कहना जा रहा है यहां पे धातु, संस्कृत में इसे क्रिया के नाम से जाना जाता है।
जैसे अपन जानते हैं पट धातु, लिख धातु, धाव धातु, गम धातु, जितनी भी धातुएं हैं, तो उन धातुओं को हिंदी में क्रिया कहा जाता है और संस्कृत में धातु कहा जाता है। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले उपसर्ग की परिभाषा की, उसके बाद में करेंगे प्रत्यय की परिभाषा की, क्योंकि लेवल छोटा भी बताना जरूरी है। बात करते हैं उपसर्ग की डेफिनेशन की। सबसे पहले हिंदी में हम लोग जानते हैं कि किसी भी शब्द से पहले उपसर्ग जुड़ता है और उपसर्ग जुड़ने के बाद में उसके अर्थ में परिवर्तन करता है। उसी प्रकार से यहां पे भी किसी धातु से पहले उपसर्ग जुड़कर उसके अर्थ में यदि परिवर्तन कर दिया जाता है तो वो अपने आप में उपसर्ग कहलाएगा। और किसी धातु के बाद में, अर्थात प्रत्यय हिंदी में देखते हैं तो किसी शब्द के बाद प्रत्यय जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दिया जाता है तो अपने आप में प्रत्यय कहलाता है। और यहां पे भी वही है कि यहां पे हम लोग धातु के बाद में क्या कर रहे हैं, प्रत्यय जोड़ रहे हैं और प्रत्यय जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर रहे हैं। देखो, सम उपसर्ग का स शेष रहा, धा धातु का ध शेष रहा, की का ई बचता है, ई की मात्रा यहां पे लगी और मैं का यहां पे अनुस्वार बना तो रूप क्या बना, संधि बना। अर्थात ये रूप संधि बना। फिर अपन बात कर रहे थे, मैंने आपसे बताया था कि संधि शब्द में भी कोई संधि है, इसके बारे में यहां पे हम बात करेंगे। जब मैं यहां पे संधि शब्द का संधि विच्छेद करता हूं तो यहां पे लिखा जाएगा कि समधन धी, यहां पे लिखा गया समधन धी। नियम के अनुसार एक सूत्र चलता है, मो अनुस्वार है, मो अनुस्वार है, अर्थात मोनुस्वार है सूत्र। यह अनुस्वार संधि का एक सूत्र है, अनुस्वार संधि का एक सूत्र है। अर्थात मैं बात कर रहा हूं कि अनुस्वार का एक चिन्ह मैंने यहां पे कोष्टक में बनाया है। नियम इसमें यह होता है कि प्रथम पद के अंतिम वर्ण में यदि मैं वर्ण हो और अंतिम पद के प्रथम वर्ण में यदि कोई व्यंजन वर्ण मिलता है, प्रथम पद के अंतिम वर्ण में मैं वर्ण हो और अंतिम पद के प्रथम वर्ण में यदि कोई व्यंजन वर्ण मिलता है तो मैं का अनुस्वार बन जाता है और रूप बनकर क्या हो जाता है, संधि तैयार हो जाता है। अर्थात यहां पे संभव है कि मोनुस्वार सूत्र के माध्यम से यहां पर संधि शब्द में अनुस्वार संधि देखने को मिली है। इसके बाद में मैं यहां पे संधि की परिभाषा के बारे में यहां पे बातचीत करने जा रहा हूं। देखिए, जनरली जो डेफिनेशन अपन यूज में लेते हैं संस्कृत में, वो हम लोग जो पढ़ते हैं वर्ण संधानम संधि। अब इसके बारे में मैं बता रहा हूं कि वर्ण संधानम संधि का मतलब हो गया, वर्ण का मतलब होता है अक्षर और संधानम का मतलब होता है मिलाना। वर्ण का मतलब तो हो गया अक्षर और संधानम का मतलब हो गया मिलाना। अर्थात अक्षरों को मिलाना, संधानम का मतलब क्या होता है, मिलाना। अक्षरों को मिलाना ही क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। यहां पे मैं नीचे लिख भी रहा हूं कि अक्षरों को मिलाना संधि कहलाता है। ये यहां पे मैंने देख लिया कि अक्षरों को मिलाना संधि कहलाता है। जनरली डेफिनेशन एक और चलती है कि द्वयो वर्णयो परस्पर मेलनम, द्वयो वर्णयो परस्पर मेलनम, यह विकार है उत्पन्नम भवति,
ध्यान देना, द्वयो वर्णियों, दो वर्णों का परस्परम मेलनम, आपस में मेल करने पर यह विकार उत्पन्न होती, जो विकार उत्पन्न होता है वो अपने आप में क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। ठीक है, ये भी यहां पे वही बात आई जो मैंने पहली डेफिनेशन में बात की थी। हिंदी में भी अपन जब इसकी परिभाषा पढ़ते हैं तो उसमें बताया जाता है कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो संधि कहलाती है। अब मैं यहां पे पाणिनीय शिक्षा के अनुसार जो परिभाषा बताई गई वो मैं नंबर 3 की जो परिभाषा है वो यहां पे मैं लिखने जा रहा हूं। वो परिभाषा है यहां पे परह सन्निकर्षः सन्निहिता। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार ये परिभाषा बताई गई कि परह सन्निकर्षः सन्निहिता। परह का मतलब होता है दूर, सन्निकर्षः का मतलब जो होता है वो होता है पास में। आगे तीसरे नंबर पे है सन्निहिता, अर्थात ये कह रहा है कि दूर वर्णों को पास में लाकर मिलाना ही क्या कहलाता है? सन्निहिता कहलाता है, अर्थात ये संधि कहलाती है। तीनों डेफिनेशन में मैंने ये चीज क्लियर कर दिया आपके सामने कि अक्षरों को मिलाना संधि कहलाता है, दो वर्णों को परस्पर मिलाना संधि कहलाता है और उनसे विकार जो उत्पन्न होता है उसमें संधि कहलाता है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे परह सन्निकर्षः सन्निहिता तीसरे सूत्र के माध्यम से भी यहाँ पे बता दिया कि दूर वर्णों को पास में लाना अपने आप में संधि और सन्निहिता कहलाता है। कंफ्यूजन तो काफी क्रिएट होते हैं, काफी उत्पन्न होते हैं, विद्यार्थी के मन में काफी प्रकार की भावनाएं जागृत होती हैं। अपन जब आमने सामने होंगे तब आपके और भी कंफ्यूजन दूर कर दिए जाएंगे। फिर भी आप मेरे से कांटेक्ट में बने रहें। यहाँ पे कंफ्यूजन, यहाँ पे जो प्रश्न विद्यार्थी के मन में उत्पन्न होता है वो ये होता है कि ऐसे वो दो वर्ण है कौन से जिनके माध्यम से संधि शब्द बनकर निर्माण होता है, या यहाँ पर दो वे वर्ण कौन से हैं जिनके माध्यम से संधि उत्पन्न होती है या विकार उत्पन्न होता है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। तो एक चौथी जो परिभाषा है वो निकल के आती है। ध्यान दीजिएगा, मैं एक सूत्र के माध्यम से नहीं, एक एग्जाम्पल के माध्यम से पहले आपको समझाने जा रहा हूं। एक छोटा सा एग्जाम्पल जनरली जो अपने कक्षा 6 में भी चलता है, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया विद्या प्लस आलय। आपको ध्यान देने योग्य बात है कि एक मैंने विच्छेद शब्द लिखा है विद्या प्लस आलय, अर्थात नियम यहां पे ये कह रहा है कि ये दो वर्ण कौन से हैं उसके ऊपर ध्यान देते हैं। सर्वप्रथम की प्रथम पद का तो अंतिम वर्ण, दो पद हो गए यहाँ पे, विद्या प्रथम पद हो गया और आलय अंतिम पद हो गया। बात यहां पे करने जा रहा हूं मैं कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण धा है और अंतिम पद का प्रथम वर्ण आ है। तो ये वो दोनों वर्ण ये हैं कि जो प्रथम पद का अंतिम वर्ण और अंतिम पद का प्रथम वर्ण दोनों वर्ण मिलकर के और जो इसका तृतीय अर्थ प्रकट करते हैं वही अपने आप में क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। देखिए कैसे, प्रथम पद का अंतिम वर्ण धा है, धा के अंदर किसका उच्चारण आ गया? आ का उच्चारण आ गया। अंतिम पद के प्रथम वर्ण में भी क्या आ गया? आ गया। यहां पे मैंने कहा कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण और अंतिम पद का प्रथम वर्ण, जब इन दोनों वर्णों को हम मिलाते हैं तो तृतीय अर्थ भी क्या निकलता है? आ। जब विद्यालय एक पूर्ण पद बनाकर, शब्द बनाकर जब हम सामने लिखते हैं तो रूप बन गया विद्यालय, और मध्य में जो धा है उसके अंदर किसका उच्चारण आ गया? आ का, अर्थात तृतीय पद का आ गया। तो ऐसी स्थिति में यह सिद्ध होता है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण और अंतिम पद का प्रथम वर्ण दोनों को मिलाने पर जो तृतीय अर्थ प्रकट हो रहा है वो जिसे जो हमारा एग्जाम्पल है उसके मध्य में अगर उसका वह उच्चारण पाया जा रहा है, वो पाया जा रहा है, तो वो अपने आप में संधि कहलाता है। आगे अपन बात करते हैं अब संधि विच्छेद की। यहां पर मैंने परिभाषाओं का विवरण बता दिया है। अब शंका है कि संधि विच्छेद किसे कहते हैं। मैं यहां पे संधि विच्छेद की परिभाषा आपको बताने जा रहा हूं। यह कहता है संधि विच्छेद, मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं कि एक पूर्ण शब्द को, एक पूर्ण शब्द को दो भागों में
बांटना संधि विच्छेद कहलाता है। संधि विच्छेद कहलाता है। अर्थात मैंने यहां पे लिख दिया कि एक पूर्ण शब्द को दो भागों में बांटना संधि विच्छेद कहलाता है। यह एक पूर्ण शब्द को दो भागों में विभाजित कर देना, बांट देना भी संधि विच्छेद कहलाता है। कैसे? अब बात करते हैं अपन। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल यहां पे लिख दिया हिमालय, एग्जाम्पल लिख दिया हिमालय। हिमालय का संधि विच्छेद जो होता है वो होता है हिम धन आलय, हिम धन आलय। अर्थात प्रथम पद का अंतिम वर्ण और अंतिम पद का प्रथम वर्ण, बात वहीं पे आ रही है। यहां पे तो वो तो बात है, लेकिन अपन बात करें केवल संधि विच्छेद की। हिम प्लस आलय, वैसे प्लस इसमें बोलते नहीं है, संस्कृत में इसको धन बोलते हैं, ध्यान रखें आप कि हिम धन आलय, दो भागों में इसको विभाजित कर दिया कि हिम धन आलय। मैं में ए का उच्चारण आ गया, अंतिम पद का प्रथम वर्ण ए प्लस आ इजिकल टू आ। मां के अंदर आ का उच्चारण आया, रूप क्या बन गया? हिमालय। ये अपने आप में दो टुकड़े हुए, हिम धन आलय, ये पूरा शब्द था हिमालय, इसके दो भागों में इसको विभाजित किया, हिम धन आलय, इसका संधि विच्छेद बना और रूप मिलकर क्या बना? हिमालय। आगे मैं बात करता हूं संधि विच्छेद के बाद में संधि के भेद। लेवल लेके चल रहे हैं तो मुख्य रूप से वरदराज आचार्य जी के द्वारा, पाणिनीय शिक्षा के द्वारा इनके अलग अलग मत प्रदान किए गए हैं। लेकिन अपन मुख्य रूप से जो संधि का जो प्रकरण है उसके बारे में बात करें तो मुख्य रूप से संधि तीन प्रकार की बताई गई है। वैसे तो देखा जाए तो स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वादि संधि, प्रकृति भाव संधि, इस प्रकार से इनका अलग अलग निरूपण किया गया था। लेकिन मैं यहां पे आपको मुख्य रूप से जो तीन संधि है उनके बारे में यहां पे बात करने जा रहा हूं। संधि के तीन भेद। सबसे पहला जो रूप है वो यहां पे बात कर रहा हूं मैं, स्वर संधि। नंबर 2 पे जो संधि है वो है व्यंजन संधि। और नंबर 3 पे मैं बात यहां पे जो करता हूं वो करता हूं विसर्ग संधि। अब बात करते हैं कि स्वर संधि का दूसरा नाम क्या है। हिंदी में हम जानते हैं कि स्वर किसे कहते हैं, स्वर क्या होते हैं, कौन कौन से वर्ण स्वर माने गए हैं, ए ई उ री री ए ओ आई औ, ये सभी अपने आप में स्वर हैं। तो संस्कृत में स्वर संधि का जो दूसरा नाम पड़ा वो पड़ा अच संधि। नंबर 2 पे अपन बात करते हैं व्यंजन संधि की। तो व्यंजन संधि का जो दूसरा नाम है वो पड़ता है हल संधि। विसर्ग संधि का कोई दूसरा नाम नहीं है, केवल मैं यहां पे बात कर रहा हूं कि विसर्ग को और क्या कहा जा सकता है संस्कृत में, तो उसको कहा जा सकता है विसर्ज। देखिए मैंने बताया कि स्वर संधि का नाम दूसरा अच संधि, व्यंजन संधि का दूसरा नाम हल संधि और विसर्ग संधि का कोई दूसरा नाम नहीं है। केवल विसर्ग को क्या कहा जा सकता है? विसर्ज कहा जा सकता है। अब बात करता हूं मैं यहां पे कि स्वर संधि को अच संधि क्यों कहा गया, व्यंजन संधि को हल संधि क्यों कहा गया और विसर्ग संधि को विसर्ज क्यों कहा गया। ये एक यहां पे बालक के मन में प्रश्न उठना चाहिए कि इन संधियों के दूसरे नाम कैसे पड़े। तो मैं आपका जो प्रथम टॉपिक माहेश्वरी सूत्र था उसके माध्यम से इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं कि इसका नाम किस प्रकार से बदला गया। अपन बात करते हैं कि स्वर संधि को अच संधि क्यों कहा गया। यहां पे मैंने उस समय भी प्रत्याहार सूत्रों के बारे में बात की थी और आज फिर से एक बार प्रत्याहार सूत्रों के ऊपर जाना पड़ेगा। और मैंने उस टाइम पे आपको बताया भी था
कि जो माहेश्वरी सूत्र हैं वो प्रत्येक टॉपिक में हमारे को काम आने वाले हैं। तो यहां पे मैं वही बात कर रहा हूं कि अच एक अपने आप में माहेश्वरी सूत्र में प्रत्याहार था। बात माहेश्वरी सूत्रों के 4 सूत्रों की आती है। सूत्र था ए ई उ और न। दूसरा जो था वो था री री और क। नंबर 3 पे जो था वो था ए ओ और ग। नंबर 4 पे जो था वो था आई औ और च। ये 4 सूत्र थे। इन चारों सूत्रों के माध्यम से यहां पे एक अच प्रत्याहार का निर्माण कर रहे हैं हम। किसका निर्माण कर रहे हैं? अच प्रत्याहार का निर्माण कर रहे हैं। अच प्रत्याहार का मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा आप ध्यान दें। अच प्रत्याहार है माहेश्वरी सूत्र में 4 सूत्र मैंने लिखे, ऐ उण री री क ए ओंग आई औ च। अब ध्यान दें आप, प्रत्येक प्रत्याहार सूत्र में 2 अक्षर होते हैं। मैंने आपको बताया था पहला अक्षर पूर्ण होता है और दूसरा अक्षर अपूर्ण होता है। प्रथम अक्षर से गिनना प्रारंभ करते हैं और अंतिम अक्षर तक हम लोग गिनते हैं। देखते हैं यहां से हम। और जो हलंत वर्ण होते हैं उनका हलंत्यम सूत्र के माध्यम से उनका लोप हो जाता है इत संज्ञा होकर के। देखिए कैसे होता है, मैं आपको बताता हूं। 4 सूत्र हैं, चारों सूत्रों में जो हलंत वर्ण होंगे उनका लोप हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ए ई उ न अर्थात न हलंत लोप हो गया। रील री क का लोप हो गया। ए ओम ग हलंत लोप हो गया। आई औ च का लोप हो गया। अब अपन बात कर रहे हैं यहां पे कि बचे हुए जो शेष वर्ण है वो अपने आप में, बचे हुए जो शेष वर्ण हैं वो अपने आप में अच प्रत्याहार में लिखे जाएंगे। अच प्रत्याहार में लिखे जाएंगे मींस ए ई उ री ली ए ओ और आई और औ। जब माहेश्वरी सूत्रों के माध्यम से जब प्रकरणों का निर्माण हो रहा था उस समय यहां पे मुख्य रूप से देखने को मिला कि एक अच प्रत्याहार का जब निर्माण किया गया तो अच प्रत्याहार के निर्माण में यह चीज सामने उभर के आई कि यहां पे अच प्रत्याहार में पाए गए सभी वर्ण अपने आप में स्वर हैं। स्वर हैं, देख सकते हैं आप, ए ई उ री री ए ओ आई औ। टोटल 9 स्वर। कितने स्वर वर्ण? 9 स्वर वर्ण। तो मुख्य रूप से 9 स्वर वर्ण पाए जाने पर स्वर संधि का दूसरा नाम अच संधि प्रकरण में रखा गया। अर्थात अच प्रत्याहार में पाए गए सभी वर्ण स्वर पाए गए, इस कारण से स्वर संधि का दूसरा नाम क्या पड़ा गया? अच संधि। इसी प्रकार से हम लोग व्यंजन संधि की बात करें तो व्यंजन संधि में भी इसके अंदर एक हल प्रत्याहार पाया गया। जब प्रत्याहारों का निर्माण हो रहा था उस समय हल प्रत्याहार पाया गया और हल प्रत्याहार के जो वर्ण थे उन सभी वर्णों में केवल व्यंजन वर्ण पाए गए। देखो कैसे है, य व र ट ल ण य म गण न म झ भ य घड़ दस ज ब गड़ दस ख फ छ ठ थ च ट त व क प य स स र और है और ल। प्रत्येक सूत्र का अंतिम अक्षर हलंत होगा। हलंत वर्ण का हम लोग लोप करेंगे और उसके उपरांत बचे हुए हल प्रत्याहार के जो वर्ण हैं वो अपने आप में व्यंजन पाए गए। इस कारण से व्यंजन संधि का दूसरा नाम क्या पड़ा? हल संधि। और संस्कृत में हम लोग पढ़ते हैं तो हल संधि प्रकरण के नाम से अलग से प्रकरण पढ़ते हैं। आगे नंबर 3 पे आता है विसर्ग संधि। यहां पे बात करते हैं कि विसर्ग संधि का दूसरा नाम मैं यहां पे नहीं बता रहा हूं, मैं केवल यह कहना चाह रहा हूं कि विसर्ग को विसर्ज क्यों कहा गया। यहां पे इसका कारण यह बना, जब उच्चारण स्थान का प्रथम सूत्र जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था, द्वितीय जो प्रकरण था उसमें हमने बात की थी कि इसका जो पहला सूत्र था वो था अकुह विसर्जनिया नाम कंठ। यह सूत्र था। इसे
उच्चारण स्थान के प्रथम सूत्र के माध्यम से हम लोग यहां पे कह सकते हैं कि अकुह विसर्जनीय नाम, विसर्ज, विसर्ज, यहां पे बात है विसर्ज की, मतलब उच्चारण स्थान का प्रथम सूत्र के अंदर विसर्ज नामक एक शब्द पाया गया और इस विसर्ज का जो अर्थ निकला वो अपने आप में विसर्ग निकला। अतः संस्कृत में विसर्ग को क्या कहा जा सकता था? विसर्ज कहा जा सकता है। यहां पे अपन अब तक संस्कृत के संधि के भेदों के बारे में, उनके दूसरे नाम और दूसरा नाम क्यों पड़ा, जो उसका रीजन था, वो भी यहां पे अपन ने हमने कंप्लीट कर लिया है। अब अपनी जो बात आती है मुख्य रूप से वो आती है कि इनके भी तो भेद होंगे भाई, जो स्वर संधि अच संधि है इसके भी तो भेद होंगे। तो बात करते हैं कि अच संधि के भेद कौन कौन से हैं। देखिए, लेवल के अकॉर्डिंग चलते हैं कक्षा 10 तक तो बात अलग है, लेकिन अपन इसको 0 से पढ़ेंगे। तो इसमें बताया जा रहा है अच संधि, इसके भेदों के बारे में बात करते हैं। दीर्घ संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि, पररूप संधि और पूर्व रूप संधि। स्वर संधि की डेफिनेशन के बारे में भी बात करेंगे कि स्वर संधि कहते किसे हैं या अच संधि कहते किसे हैं, इनके भेदों के बारे में बात करते हैं। तो सर्वप्रथम मैं आपको स्वर संधि की परिभाषा के बारे में बात करता हूं। तो ध्यान देना कि अच संधि किसे कहते हैं। इसमें कहा जाएगा, डेफिनेशन में कहा जाएगा कि प्रथम पद के अंतिम वर्ण में, प्रथम पद के अंतिम वर्ण में कोई स्वर वर्ण हो तथा अंतिम पद के प्रथम वर्ण में भी कोई स्वर वर्ण हो। दोनों को मिलाने पर, दोनों को मिलाने पर तृतीय अर्थ स्वर प्रकट हो। स्वर संधि कहलाती है। मैंने यहां पे लिख दिया कि प्रथम पद के अंतिम वर्ण में भी कोई स्वर वर्ण हो, अंतिम पद के प्रथम वर्ण में भी कोई स्वर वर्ण हो और दोनों को मिलाने पर भी जो तृतीय अर्थ प्रकट होगा वो स्वर हो, तो वहां पर स्वर संधि कहलाती है। जैसे अपन बात करें, एग्जाम्पल देखते हैं कि हिमधन आलय। हिमधन आलय में बता रखा है कि प्रथम पद तो हिम है और अंतिम पद आलय है। प्रथम पद का अंतिम अक्षर है मैं के अंदर ए का उच्चारण है। अंतिम पद का प्रथम वर्ण जो है आ। नियम यह है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण भी स्वर होना चाहिए और अंतिम पद का प्रथम वर्ण भी स्वर होना चाहिए। दोनों को मिलाया तृतीय अर्थ जो प्रकट हुआ वो भी स्वर आ उत्पन्न हुआ। तो ऐसी स्थिति में रूप मिलकर के बना हिमालय। तो यहां पे ये डेफिनेशन सिद्ध हुई कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर और अंतिम पद का प्रथम वर्ण स्वर, दोनों को मिलाने पर जो तृतीय अर्थ है वो स्वर का प्रकट हो, तो वहां पे वो स्वर संधि अर्थात अच संधि कहलाती है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी
इसके बाद में मैं इसके भेदों के बारे में बात करूंगा। तो इसका भेद मैं आपको बता देता हूं कि अच संधि का भेदों के बारे में बात करें तो देखो, सर्वप्रथम अपने हैं दीर्घ संधि। नंबर 2 पे जो आती है वो है अयादि संधि। नंबर 3 पे जो आती है वो आती है वृद्धि संधि। नंबर 4 पे जो आती है यहां पे वो आती है गुण संधि। नंबर 5 पे अपन बात करते हैं यण संधि। नंबर 6 पे यहां पे बात करेंगे पररूप संधि। और नंबर 7 पे यहां पे बात करेंगे, वो करेंगे अपन यहां पे पूर्व रूप संधि। बात करेंगे दीर्घ संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि, पररूप संधि और पूर्व रूप संधि। इन संधियों के बारे में मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा मैं आपको सूत्रों के बारे में ज्ञान करवा रहा हूं, ध्यान देना। दीर्घ संधि का जो सूत्र होता है वो होता है अकह सवर्णे दीर्घ। आगे बात करता हूं मैं अयादि संधि। अयादि संधि का जो सूत्र होता है वो अपने होता है एचो अयवा यावह। एचो अयवा यावह। आगे वृद्धि संधि की बात करूं तो वृद्धि संधि का जो सूत्र होता है वो होता है वृद्धि रेची। प्लस में इसमें एक सूत्र और जुड़ सकता है, वो होता है वृद्धि राधैच। गुण संधि सूत्र चलता है आद गुण है। आगे बात करते हैं यण संधि। तो यण संधि का जो सूत्र होता है वो होता है इको यणची। पररूप संधि की बात करें तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है एंगी पर रूपम। और पूर्व रूप संधि की बात करें तो इसका जो सूत्र होता है एंग है पदांता दत्ती। 7 भेद बताए मैंने, 7 भेदों के सामने मैंने सूत्रों को अंकित कर दिया है। अब आगे अपन जब बात करेंगे वो करेंगे कि दीर्घ संधि का सूत्र अकह सवर्ण दीर्घ होता है। इस सूत्र का वर्गीकरण करेंगे, अर्थ निकालेंगे, इसकी वृत्ति पढ़ेंगे, फिर इसकी परिभाषा, इसके उदाहरण, अलग अलग प्रकार से सभी चीजें सामने आएंगी। अब ये जो आगे की बात है वो अपन अगली क्लास में करेंगे। लगभग रोजाना मैं नए नए विचार विमर्श आपके सामने लाता रहूंगा। कुछ नई चीजें भी आपको सीखने को मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि पहले के अनुसार पहले की क्लासों में हमने जो पढ़ा था उससे काफी अलग लेवल लेके अपन लोग चल रहे हैं। तो थोड़ा आप ध्यान पूर्वक पढ़ें। तो अब मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। कितने मिनट